आज के लेक्चर में नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वेटेज की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है इस चैप्टर का। 4 से कम तो कभी नहीं आते हैं। कह रहा सभी ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सभी के जीवन की शुरुआत सिंगल सेल जाइगोट से होती है। तो कह रहा कैसे एक सिंगल सेल से इतने लार्ज ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो आंसर है सेल की ग्रोथ होना और सेल में रिप्रोडक्शन। सेल की ग्रोथ और सेल का रिप्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। सभी सेल के पास ये कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकती हैं, डिवाइड करके दो बना सकती हैं, और फिर दोनों पेरेंटल सेल फिर से डिवाइड करके दो और डॉटर सेल बनाएंगी। ऐसे ही हजारों की संख्या बन जाएगी। जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल होंगी वो फिर से ग्रो करेंगी, फिर डिवाइड करेंगी, फिर नई पॉपुलेशन बनेगी। ऐसा ही चलता रहेगा ग्रोथ और डिवीजन का किसी एक पेरेंट सेल सा। तो फिर होगा क्या, ऐसे ही मिलियंस ऑफ सेल बन जाएंगी। इस पैराग्राफ में जो आपको समझने वाली बात यह है कि सेल में 3 घटना होती हैं। एक तो सेल की ग्रोथ होती है और एक सेल में डिवीजन होता है। लेकिन जो ये ग्रोथ होती है ये 2 होती है। एक साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है और एक डीएनए की ग्रोथ होती है। तो वास्तव में 3 घटनाएं होनी है। साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा या साइटोप्लाज्म का डुप्लीकेशन भी कह सकते हो, डीएनए ग्रो करेगा या डीएनए का डुप्लीकेशन भी कह सकते हो। उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा। फिर से वही कहानी होगी, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होगी, डीएनए की ग्रोथ होगी, फिर से डिवीजन होगा। तो सेल साइकिल में घटनाएं सिर्फ 3 होनी है। पहले सेल की ग्रोथ होनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है और फिर सेल का डिवीजन होना है। पेपर उठा के देखेंगे कम से कम 2 क्वेश्चन सेल साइकिल हेडिंग से आते हैं। इस साल भी 2 आए हैं। किसी भी पेपर में 2 से कम सवाल इस हेडिंग से नहीं आते। इसमें टोटल 3 हेडिंग है। एक सेल साइकिल है, एक माइटोसिस है, एक मियोसिस। सबसे 2-2 सवाल आएंगे तो 6 सवाल हो जाएंगे, वरना किसी से 1 कर देंगे तो 5 हो जाएंगे। इसमें से 2 इससे तो आने ही हैं। केवल 3 हेडिंग है इस चैप्टर में। सेल डिवीजन ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट। सेल क्या करेगी, ग्रो करेगी। ऑल दीज प्रोसेस, ऑल दीज का मतलब एक तो डिवीजन, एक रेप्लिकेशन हो गया और एक की ग्रोथ हो गई। इन सब को कोऑर्डिनेटेड वे में होना है। जब कोऑर्डिनेटेड वे में होगा तभी करेक्ट डिवीजन होगा और तभी अच्छी क्या बनेगी, प्रोजनी सेल, और जिसमें क्या होगा, इंटैक्ट। अगर ये कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा तो प्रोजनी सेल बनेगी तो या तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी या तो ज्यादा हो जाएगी। तो चाहते हो कि इंटैक्ट जीनोम वाली प्रोजनी सेल बने तो इन तीनों में बेहतर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यहां से डिफिनेशन शुरू होती है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी अपने जीनोम को, सिंथेसाइज करेगी बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट को, और अंततः क्या करेगी, डिवाइड करके क्या बनाएगी, 2 डॉटर सेल। उसी इवेंट को हम कहते क्या हैं। तो सेल साइकिल में केवल 3 घटनाएं होनी है। क्या होनी है, सेल की ग्रोथ होनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना है और फिर आखिरी में डिवीजन होना है। यद्यप सेल की ग्रोथ, अगर हम साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की बात करें तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन डीएनए की सिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग क्या, 1 स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जिसको हम डीएनए कहेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, डॉटर न्यूक्लियाई, बाय ए कॉम्प्लेक्स इवेंट ड्यूरिंग क्या, सेल डिवीजन। दीज इवेंट देमसेल्फ अंडर क्या, जेनेटिक कंट्रोल। अगर पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजिव आपको याद रखना हो तो सिर्फ एक याद रखोगे कि किसी भी सेल साइकिल में 3 इवेंट होते हैं, सेल की ग्रोथ, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल का डिवीजन। और ये तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। उसी का रिजल्ट होगा कि जो डॉटर सेल बनेगी उसका जीनोम क्या होगा, इंटैक्ट होगा।
एक आखिरी लाइन ये है कि ये तीनों प्रोसेस किसके कंट्रोल में होती है? जेनेटिक कंट्रोल में। फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की कौन कौन सी फेज हैं? तो सेल साइकिल में वास्तव में सिर्फ 2 फेज हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये इंटरफेज है, और ये इतना हिस्सा क्या है? एम फेज है। किसी टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जैसे कि ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो दीज सेल डिवाइड वंस इन लगभग कितनी देर में? 24 आवर। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल का जो समय है वो वैरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। जैसे ईस्ट में जो सेल डिवाइड करेगी या सेल साइकिल कंप्लीट होगी वो कितनी देर में? नहीं, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है। ह्यूमन सेल साइकिल कितनी देर में पूरी होगी? 24 घंटे में, और ईस्ट में 90 मिनट में। किसी भी सेल साइकिल की बात करें तो उसमें 2 फेज पाई जाएंगी, एक का नाम इंटरफेज और एक का नाम एम फेज। लिखा है एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस अकर। तो ये पॉइंट टिक कर लो, फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज है, और इंटरफेज किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो कह रहा फेज बिटवीन 2 क्या? एम फेज। देखो होगा क्या? पहले होगा एम फेज, फिर होगा इंटरफेज, फिर होगा एम फेज, फिर होगा क्या? इंटरफेज। तो इंटरफेज कहाँ है? तो कहोगे 2 एम फेज की, और एम फेज कहाँ है? तो कहोगे 2 इंटर, ऐसा भी तो कह सकते हैं भाई। एम फेज कहाँ है? 2 इंटरफेज के बीच में, और इंटरफेज कहाँ है? 2 एम फेज के बीच में। बात एक ही है, तो सिर्फ कहने की बात है। इंटरफेज क्या है? तो कहोगे फेज बिटवीन 2 एम फेज। तो अगर एम फेज क्या है तो कहोगे फेज बिटवीन 2 इंटरफेज। ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लो। तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है क्या? कि 24 घंटे का जो टोटल समय है उसमें से सेल डिवीजन केवल कितनी देर के लिए है? 1 घंटे के लिए। तो फिर इंटरफेज 23 आवर के लिए होगा। इंटरफेज 23 आवर के लिए, इसका मतलब जो टोटल टाइम है उसका 95% टाइम, मोर देन लिखा यहाँ, मोर देन 95। तो ध्यान से सुने, मोर देन 95% इंटरफेज, तो लेस देन 5% क्या होगा? एम फेज। टोटल का समय एम फेज में केवल 1 घंटा है, तो इंटरफेज 23 आवर। एम फेज की अगर बात करें, एम फेज की अगर बात करें तो इसमें पहले होता है, देखो यहाँ स्टार्ट शब्द लिखा है बेटा। एम फेज की शुरुआत होती है किससे? और उस दौरान क्या हो जाएगा? डाटर क्रोमोसोम बनेंगे, जिसको हम कहेंगे क्या? कैरियो। उसके बाद एम फेज खत्म होगी, यहाँ एंड भी लिखा है, खत्म होगी किससे? साइटोप्लाज्म के डिवीजन से, जिसको कहेंगे क्या? साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज का दूसरा नाम रेस्टिंग फेज है। इंटरफेज का दूसरा नाम रेस्टिंग फेज है। क्यों? तो क्यों देखो लिखा है, इस दौरान सेल प्रिपेयर करती है किसके लिए? डिवीजन के लिए। मतलब इसी दौरान सेल को क्या करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा? देखो घटनाएं तो 3 हैं और इवेंट हो गए 2। देखिए 3 काम होने हैं, सेल की ग्रोथ होनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन होना और सेल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने वाला ले गया एम फेज, तो 2 फेज बची ना, कौन सी? एक बची ग्रोथ और एक बचा डीएनए का रेप्लिकेशन। तो ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन ये दोनों घटनाएं किसमें होंगी? तो आंसर क्या देंगे? इंटरफेज। चलो अगर टोटल इवेंट की बात करें तो G1S G2M होता है। ये बेटा सही क्रम ना भूलिएगा, एक बार ये क्रम भी पूछा गया है। G1S G2M, और इसमें G1S और G2 ये तीनों मिला के क्या है? इंटरफेज है। चलिए इंटरफेज के कुल 3 हिस्से हैं, G1S और G2। तो सही क्रम यही है, G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा और फिर M होगा। ये पैराग्राफ में जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, कोई लाइन ऐसी नहीं बची जो एग्जाम में ना आई हो। G1 फेज क्या है? तो कहोगे इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड क्या? इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इधर देखो G1 फिर S फिर G2 फिर क्या? M। M के बाद फिर नहीं G1 आएगा,
नहीं आएगा जीवन। तो जीवन फेज क्या है, तो कहोगे माइटोसिस के बाद, और जीवन के बाद फिर क्या आएगा, तो जीवन क्या है, तो कहोगे माइटोसिस के बाद और डीएनए के रेप्लिकेशन के, ये टिक कर लो, ऐसा समझ में आए तो, ना आए तो रटे रहेंगे। ये क्या है, तो कहोगे बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन फेज के दौरान सेल मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है, और कंटिन्यू क्या करती है, ग्रो करती है, लेकिन क्या नहीं करती है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती है। लेकिन एस फेज या सिंथेसिस फेज की पहचान है कि इस दौरान डीएनए की क्या होती है, सिंथेसिस, या क्या होता है, रेप्लिकेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या हो जाएगा, डबल। पर से डबल होने का मतलब है कि अगर किसी सेल में 2C डीएनए कंटेंट है तो S के बाद क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। लिखा है इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम 2C कहें, एक बात यहां समझ लीजिए जरा, 2C तभी होता है जब 2N होता है। अगर कोई N फेज में है तो उसमें C डीएनए कंटेंट होता है, हैप्लॉइड है तो C, डिप्लॉइड है तो 2C, उसके बाद फिर डिवीजन होगा तो देखेंगे। तो कह रहा है कि अगर इनिशियल को हम 2C माने तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 4C। बस ये याद रखिएगा यहाँ क्या नहीं होगा, देयर इज नो इंक्रीज इन क्या, क्रोमोसोम नंबर। इसका मतलब अगर सेल डिप्लॉयड है, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जीवन पर, तो S के बाद भी क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, कितने रहेंगे, 2N रहेंगे। चलो जरा एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ खूब सवाल आता है तो इसको समझ लो। ये मान लेते हैं G1 है, ये मान लेते S है, ये मान लेते G2 है, और ये मान लेते M है। और कोई पर्टिकुलर सेल, ध्यान से सुनिएगा, कोई पर्टिकुलर सेल जो डिवाइड करने जा रही है वो G1 फेज में है। तो G1 फेज में है तो अभी 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और अभी 2C डीएनए कंटेंट है। जरा बताओ S के दौरान क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या रहेगा, 2N रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट 4C हो जाएगा। अच्छा चलो G2 में क्या होगा, G2 में भी अभी ये 2N ही रहेगी और डीएनए कंटेंट, भाई यहाँ 4C है ही तो यहाँ भी क्या होगा, 4C ही होगा। अच्छा यहाँ M के दौरान, आराम से बताएंगे, जल्दी नहीं करेंगे, बस यही गड़बड़ है और कुछ नहीं गड़बड़ है। M के दौरान तो देखो ये 2C ही रहेगी, सॉरी 2N ही रहेगी, ये 2N ही रहेगी, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड कर जाएगी, M फेज के दौरान ये 4C रहती है, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करेगी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके वो पहुंचेगी कहां, तुरंत नहीं जीवन पहुंचेगी। और अगर जीवन में पहुंचेगी तो स्थिति क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे ड्यूरिंग द डिवीजन एंड आफ्टर एम फेज, हम लिखे दे रहे हैं आफ्टर एम फेज क्या होगा। तो आफ्टर एम फेज 2N से तो 2N ही बनेगा कि 4N बन जाएगा कि N बन जाएगा, 2N ही बनेगा। लेकिन आफ्टर एम फेज बताओ यहाँ कितना लिख दे, तो याद रखें कितना लिखोगे, 2C। बस इतने ही क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, G1 S G2 M और आफ्टर M, G1 में 2N और 2C, S में 2N और 4C, फिर 2N और 4C, M के दौरान भी 2N ही रहेगी, 4C ही रहेगी, लेकिन जैसे ही M पूरी होगी वैसे फेज कौन सी आएगी, G1 नहीं आएगी। तो चाहे कहो आफ्टर M फेज और चाहे क्या कहो G1, क्या देखने को मिलेगा, 2N और 2C। बस ये याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ ना करिएगा। एक और देख लीजिए, लेकिन जब सेल मियोसिस करती है तो कहानी थोड़ी चेंज होती है। देखो जरा, मियोसिस करने वाली सेल का नाम मियोसाइट होता है। केवल यही एक पोर्शन है जो समझने वाला, बाकी तो आपका काम चल जाएगा। मियोसाइट बताओ होती क्या है, 2N होती है, और जब ये डॉटर सेल बनाती हैं तो वो क्या होती हैं, N होती हैं। तो यहां भी तो कुछ चेंज होता होगा, जरा देखो ध्यान से।
मान लेते कोई मियोसाइट है, वो भी 2n में है, तो इसके पास डीएनए कंटेंट भी कितना होगा, 2c। फिर होगा क्या, ये G1 फेज में होगी, G1 से ये फिर किस में जाएगी, S में, फिर G2 में, फिर M में जाएगी। तो जरा बताओ G1 में कितनी होगी, G1 में 2c और 2n, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर S के दौरान 4c, अभी ये 2n ही रहेगा। फिर G2 के दौरान 4c, अभी भी ये 2n ही रहेगा। और जब M कर रहे होंगे तो ये 4c ही रहेगा और ये 2n। लेकिन M के बाद आफ्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो M है ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 1 है। मियोसिस N1 के बाद होगा क्या, तो मियोसिस 1 के बाद जो 4c है वो 2c हो जाएगा और जो 2n है वो n हो जाएगा, याद है। फिर एक होती है मियोसिस सेकेंड, हाँ या ना। तो फिर उसके बाद आएगी इंटरकाइनेसिस, याद है। इंटरकाइनेसिस के दौरान 2c में कोई चेंज आएगा, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो 2c अभी भी क्या रहेगी, 2c, और n अभी भी क्या रहेगा, n। फिर उसके बाद फिर से डिवीजन होगा, तो होगी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, जरा बताओ मियोसिस सेकेंड के बाद क्या होगा। तो मियोसिस सेकेंड में जो 2c है ये हो जाएगी c, और n अभी भी क्या रहेगा, n रहेगा। यहां देखिएगा, एक मियोसाइट से पहले बनेंगी क्या, 2 n की बनेंगी, हाँ या ना। ये 2n की होगी, 2n की एक सेल से 2n की सेल बनेंगी, और फिर इसके डिवीजन से भी तो n की बनेंगी 2, और इसके डिवीजन से भी n की बनेगी 2। तो जो 4 डॉटर सेल बनेंगी उनकी स्थिति देखो, इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C, है या ना। ये मियोसिस का थोड़ा सा अलग है। जैसे क्वेश्चन कहेगा, ध्यान से सुने, फिर लिखे नहीं, लिखने के चक्कर में ना रहे। मान लेते हैं किसी गैमीट में 4 पिकोग्राम डीएनए है, किसी गैमीट में 4 पिकोग्राम डीएनए है, तो बताओ कितने पिकोग्राम डीएनए होगा इसके बनाने वाली सेल में। तो देखो 4 गुना कम हुआ है बेटा, जाकर के नहीं दिख रहा है। इंटरफेज या रेप्लिकेशन के बाद कितना है, 4c। तो 4c से कितना बचा है, c बचा है, तो 1/4 बचता है। कितना बचता है, 1/। तो अगर यहाँ कितना रहा होगा, अगर वहां 4 है तो यहाँ 16 पिकोग्राम डीएनए रहा होगा, और अगर यहाँ 16 है तो यहाँ कितना बचेगा, 4 मिलेगा। ये मियोसिस का है। इस चैप्टर में केवल इसी के सवाल हैं जो डिजाइन होके आते हैं कि कितने पिकोग्राम डीएनए हमको कहाँ मिलेगा। क्रोमोसोम नंबर में तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल साफ है। मियोसिस करोगे आधा कर दोगे, माइटोसिस करोगे वही रखोगे। सारा खेल किसमें है, डीएनए के कंटेंट में। तो आराम से सुने, कोई मियोसाइट जब डिवाइड करने की तैयारी करती है तो वो G1 फेज में होती है, फिर वो S में जाती है, फिर G2 में जाती है, फिर M में जाती है। G1 में जितना होगा 2c होगा, 2n होगा, S में 4c और 2n ही रहेगा, G2 में भी 4c और 2n। जिस दौरान डिवीजन हो रहा था उस दौरान भी 4c और 2n रहेगा, लेकिन डिवीजन होने के बाद, मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद और इंटरकाइनेसिस के पहले ये क्या हो जाएगी, 2c, और ये हो जाएगा n। फिर इंटरकाइनेसिस में कोई चेंज आएगा नहीं, फिर से मियोसिस क्या होगी, सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के बाद जो 2c है वो क्या बन जाएगा, c, और जो n है वो अभी भी क्या रहेगा, n। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, n फर्टिलाइज करके क्या बनेगा, 2n। तो जब n फर्टिलाइज करके 2n बनेगा तो c भी आपस में जुड़ के 2c हो जाएगा। तो डिप्लॉयड में 2n भी हो जाएगा और 2c भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। तो ये 2 बातें आप घर में बाद में इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है। हाँ दिख रहा, ठीक है। क्या क्लियर हुआ, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पीछे से। तो देखो हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, 2n है, 2c है, S में 2n है, 4c हुआ, G2 में 2n है, 4c हुआ, M में 2n है, 4c ही रहेगा। लेकिन डिवीजन होने के तुरंत बाद ये 2n की ही सेल बनेगी, लेकिन ये
2C की सेल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4C से क्या हो जाएगी 2 से। लेकिन अगर मियोसिस में करेंगे तो फाइनली जो सेल मिलेगी वो किसकी मिलेगी, वो N की मिलेगी और C की मिलेगी। बस ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। चलो वापस चलते हैं जहां थे। ये सब एनसीईआरटी में ऐसे दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, ये तो रटना है। किसी भी एनिमल सेल में एस फेज के दौरान क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन कहां, लेकिन इसी एस फेज के दौरान एक और काम कर लेते हैं, क्या, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां, साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग द G2 फेज, G2 फेज में क्या होगा, तो G2 फेज में क्या बनाएंगे, प्रोटीन और बनाएंगे, और फार काहे के लिए, माइटोसिस, मतलब इस दौरान भी क्या होती रहेगी। तो चाहे G1 हो चाहे G2, दोनों में ग्रोथ होनी है। एनसीईआरटी में चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस यहां लिखी है, तो फिर आप प्रोटीन सिंथेसिस यही याद रखेंगे। यहां से सीधे समरी चलें। एक लाइन यहां समरी में बहुत बढ़िया लिखी, वो देख लो। देखो यहां लिखा है, ये लाइन टिक कर लो, चूंकि वो वहां नहीं पीछे लिखी है। ये लाइन टिक कर लो, पीछे लिखी नहीं है। क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर ड्यूरिंग दिस फेज। और ये दिस फेज कौन सी है, तो यहां से पढ़ो, G1 फेज इज द पीरियड व्हेन सेल क्या करेगी, ग्रोथ, कैरीज आउट क्या, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये किसके बारे में लिखा है, G1 के बारे में लिखा। तो ये पीछे बात लिखी नहीं है। ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कब होता है, तो क्या बताओगे, तो समरी में जो लिखा है वो याद रखोगे, हकीकत में क्या है नहीं जानोगे। जो लिखा है फिर से और पढ़ लेते हैं ऊपर से, इंटरफेज डिवाइडेड इनटू G1 S और G2। G1 फेज वो है जिसमें सेल की क्या होगी, ग्रोथ, और क्या होगी, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर ड्यूरिंग दिस फेज। तो ये काम की आपकी बात है, बाकी समरी आप घर में देख लीजिएगा। एक नई कहानी आ गई, क्या, सम सेल, कुछ सेल, किसमें, एडल्ट एनिमल क्या नहीं करती हैं सेल डिवीजन, जैसे हार्ट सेल। बाकी अदर सेल कभी कभार डिवाइड करती हैं। तो जो सेल कभी कभार डिवाइड करती हैं या जो सेल कभी डिवाइड नहीं करती, दोनों के लिए लागू है। डिवाइड क्या लिखा, ओकेजनली, कभी कभार कब, तो जब कभी किसी सेल को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होता है, उस सेल को जो लॉस हो गए किसमें, इंजरी। ऐसी स्थिति में जो सेल कभी डिवाइड नहीं करती हैं या जो सेल कभी कभार डिवाइड करती हैं, उन सेल के बारे में लिखा है। ये 3 लाइनें तो उन सेल को बता दिया कि वो सेल कौन सी होती हैं, इनको छोड़ दीजिए। ऐसी सेल जो कभी कभार डिवाइड करती हैं, कभी कभार का मतलब ओकेजनली, या कभी डिवाइड नहीं करती हैं, ऐसी सेल लिखा है डू नॉट फर्दर डिवाइड, और एग्जिट कर जाती हैं किससे, जीवन से जाना कहां चाहिए, जीवन से जाना चाहिए एस फेज में, लेकिन एस में नहीं गई, एग्जिट कर गई। और कहां चली गई, कहां चली गई, तो क्विसेंट स्टेज, उसका नाम जीवन। सेल इन दिस स्टेज रिमेन क्या, मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन नो लॉन्गर क्या, प्रोलिफरेट, जब तक उनसे कहा ना जाए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन सुनो क्या है, 2019 में सवाल पूछा था कि जो सेल G0 में जाती है वो क्या है। तो ऑप्शन देखिए, सबसे बढ़िया आंसर होना चाहिए एग्जिट कहां से, भाई जीवन से तो एग्जिट होना ही है, चाहे सेल डिवाइड करे और चाहे सेल डिवाइड ना करे। जीवन से एग्जिट के बाद विकल्प देखो क्या है, जीवन से एग्जिट के बाद अगर एस में चले गए, इसका मतलब डिवीजन करने जा रहे हैं, और अगर G0 में चले गए तो डिवीजन करने नहीं जा रहे। तो ध्यान सुनिएगा, कोई सेल साइकिल के बाहर नहीं निकलता है, डू नॉट एग्जिट साइकिल, सेल साइकिल से बाहर नहीं निकलते हैं। कहां से बाहर निकलते हैं, जीवन से बाहर निकलते हैं। एक क्वेश्चन, तो फिर किया क्या है, मान लेते हैं कि कोई G0 में चला गया, थोड़े दिन बाद आदेश आ गया कि आपको डिवाइड करना है,
तो अगर आपको डिवाइड करना तो वापस फिर से किस में आ जाएंगे, G1 में आ जाएंगे। इसका मतलब सेल साइकिल रुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ, सेल साइकिल रुकी थी। तो याद रखेंगे अगर कोई G0 में गया है तो वहां वास्तव में सेल साइकिल सस्पेंड हुई है, जबकि सेल साइकिल से एग्जिट नहीं की है। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। और एग्जिट भी कहां से किए हैं और कहां चले गए हैं, G0 में। अब जब G0 में चलेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड करेंगे। मेटाबॉलिकली क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे जब तक उनसे कहा ना जाए। किसी एनिमल में माइटोटिक डिवीजन कब होता है, तो कहोगे डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। वो अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जैसे कहा है हेप्लॉयड सेल भी डिवाइड करते हैं किससे, माइटोसिस। वो एग्जाम्पल आपको पहले से ही पता है, क्या, मेल हनी बी। मेल हनी बी स्वयं हेप्लॉयड होता है और जब इसको गैमीट बनाना होता है तो ये माइटोसिस करता है। अगेंस्ट दिस प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में माइटोटिक डिवीजन होता है दोनों में, किसमें, हेप्लॉयड में भी और किसमें, डिप्लॉयड में। जरा आराम से बताएं प्लांट की कौन सी हेप्लॉयड सेल है जिसमें माइटोसिस होता है। प्लांट की कौन सी हेप्लॉयड सेल है जिसमें माइटोसिस होता है। ऐसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। लिखा है कि प्लांट में हेप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल दोनों हैं जो माइटोसिस करती हैं। डिप्लॉयड तो बहुत सारी सेल, किसी सेल का नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेप्लॉयड पकड़ लेगा कौन सी हेप्लॉयड सेल है जिसमें माइटोसिस होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारे अभी हम आंसर देंगे, तुरंत बता दोगे, हाँ हाँ करोगे। जैसे पालन ग्रेन हेप्लॉयड होती है कि डिप्लॉयड है, और डिवाइड कैसे करती है, माइटोसिस से, तभी तो जनरेटिव और वेजिटेटिव बनता है, भूल गए। ऐसे ही माइक्रोस्पोर, ये सॉरी मेगास्पोर, वो भी माइटोसिस से डिवाइड होता है। मेगास्पोर क्या होता है, हेप्लॉयड, और डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस, बस फ्री न्यूक्लियर होता है। और बताते हैं, स्पोर का नाम सुने हो, स्पोर के जर्मिनेशन से गेमेटोफाइट बनता है। स्पोर एन होता है कि 2n, और गेमेटोफाइट 2n कर दिए, वाह भाई वाह। स्पोर क्या होता है, n, और गेमेटोफाइट, स्पोर से गेमेटोफाइट बनता कैसे, बस बता दीजिए। स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो गेमेटोफाइट बनता है, और स्पोर का जर्मिनेशन माइटोसिस से होता है। तो जहां जहां स्पोर है वहां वहां क्या हो रही होगी, माइटोसिस हो रही होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं समझ में आई बात। वो डिप्लॉयड सेल जो माइटोसिस में जाए तो सभी डिप्लॉयड सेल जितनी डिप्लॉयड है वो सब माइटोसिस में जाती हैं। तो प्लांट में हेप्लॉयड क्लियर होगी कौन सी है जो माइटोसिस में जाती है, तो कहोगे माइक्रोस्पोर जाता है, मेगास्पोर जाता है, पालन ग्रेन जाते हैं, स्पोर जाते हैं, ये सब एन है, और सब क्या करते हैं, माइटोसिस। कह रहा कलेक्ट करो एग्जाम्पल, कह रहा कलेक्ट करो एग्जाम्पल, कहां से, कहां से, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कहां दिया है। अच्छा, इनको ये नहीं पता है कि वो चैप्टर से हटा दिया गया है, ठीक है, इनको ये नहीं पता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब हट चुका है। कह रहा आइडेंटिफाई करो उन प्लांट स्पीसीज को और उन स्टेजेस को जहां माइटोसिस होती है, कहां। तो अब कैसे खुल के कह रहा है, कह रहा पता करो, तो एग्जामिनर पता नहीं करवा लेगा आपसे, यहाँ तो लिखा हुआ पता करो ना, कौन सी प्लांट और कौन सी सेल हैं जो माइटोसिस करती हैं, किसमें, हेप्लॉयड सेल। पता करने के लिखा नहीं लिखा है, तो जब लिखा हुआ तब तो पता करके रखे रहो। पढ़ाते समय लिखाया होगा मान ही नहीं सकते हैं, पढ़ाते समय एनसीईआरटी में अगर लिखे होगे या नोट्स में तो लिखा होगा, नहीं लिखा चलो रिवीजन में आ गया। चलो ये सवाल देखो, ये फ्री का है, हर साल आ रहा है। यहां देखो लिखा है, कैन यू टेल, क्या बता सकते हो, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सेल एट G1 आफ्टर S आफ्टर M एंड व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एट G1 आफ्टर S आफ्टर G2 इफ कंटेंट आखिरी में दिया है क्या, कह रहा आफ्टर M2C है। तो अगर आफ्टर M2C इसका मतलब बताओ, अगर आफ्टर M2C है इसका मतलब G1 में बता रहा है, तो G1 में कितना है, 2C। अब बता डालो सब,
अरे सारे क्वेश्चन तो बताओ। कह रहा है G1 पे बताओ 2C आफ्टर S आफ्टर M। पढ़ नहीं रहे हो, आंसर बताए जा रहे हो, केवल आफ्टर M लिखा है, आफ्टर M। फिर से बताओ एट G1 आफ्टर S आफ्टर M। और क्रोमोसोम संख्या बताओ एट G1 2N आफ्टर S आफ्टर M। बस क्रोमोसोम में कुछ करना ही नहीं है, फ्री का सवाल है, हर दूसरे साल आ रहा है। M फेज लिखा है दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। इसमें होता क्या है, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। बोली खेल क्या गया, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल क्या होगा, सेम होगा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, इक्वेशनल डिवीजन। इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन क्यों है? इक्वेशनल डिवीजन क्यों है? तो कहोगे क्रोमोसोम नंबर क्या है पेरेंट और प्रोजेनी में सेम। कन्वीनियंस के लिए माइटोसिस को डिवाइड कर दिया गया है 4 फेज में, किसके, न्यूक्लियर डिवीजन। लेकिन ये याद रखना, कह रहा है सारे डिवीजन के प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव, और इनको हम अलग अलग बता नहीं सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेज कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगर आपसे आर्डर पूछेगा, अगर आपसे आर्डर पूछेगा तो बस टी यहां ले आइएगा, टी यहां ले आइएगा और ऐसे आर्डर बता दीजिएगा, ये है। अगर आपसे पूछेगा टाइम का आर्डर बताओ या सबसे बड़ी सबसे छोटे का आर्डर बताओ, तो सबसे बड़ा प्रोफेज, फिर टीलोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज। बस टी को यहां लाना है और कुछ नहीं करना है। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है किसकी, कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। किसके बाद, तो भाई एस और G2 फेज के बाद। G2 के बाद M ही तो आएगी, और M में पहली फेज कौन सी होगी, प्रोफेज। S और G2 फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल बना था वो लिखा है नॉट डिस्टिंक्ट। ना S में डिस्टिंक्ट हुआ ना G2 में डिस्टिंक्ट हुआ, अभी भी क्या था, उलझा हुआ। लेकिन जैसे ही प्रोफेज में आएगा वैसे क्या शुरू हो जाएगा। एज सच एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो आंसर क्या देंगे, प्रोफेज। क्रोमोसोमल मटेरियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अनटेंजल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो धीरे धीरे और क्या होगा, जो सेंट्रोसोम होंगे, जो किस दौरान डुप्लीकेट किए थे, एस फेज के दौरान, वो भी अब धीरे धीरे मूव करेंगे किधर की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। जब प्रोफेज कंप्लीट होगी तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, एक तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस करके क्या बना चुका होगा, माइटोटिक क्रोमोसोम बना चुका होगा। अगर क्रोमोसोम को ध्यान से देखोगे तो इसमें पाए जाएंगे 2 क्रोमैटिड जो कि अटैच होंगे टुगेदर, कहां, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट कर चुका है किस दौरान, इंटरफेज, ये मूव करके कहां जा रहा होगा, पोल ऑफ द सेल। इस दौरान प्रत्येक सेंट्रोसोम से क्या निकलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, और उनका नाम क्या होगा, एस्टर। इधर देखो, एक सेंट्रोसोम ये है, ये सेंट्रियोल है, यहां से भी थोड़े थोड़े ऐसे निकलेंगे और यहां से भी ऐसे निकलेंगे। इनको हम क्या कहेंगे, एस्टर कहेंगे। एक एस्टर ये है, एक एस्टर ये है, ये दोनों ऐसे जुड़े रहेंगे और इसी स्ट्रक्चर को 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर क्या बना लेते हैं, माइटोटिक अपैरेटस। ये प्रोफेज की पहचान है, माइटोटिक अपैरेटस का बन जाना।
लिखा है सेल एट एंड ऑफ प्रोफेज, जब प्रोफेज खत्म हो रही होगी, और अगर हम इसको किसमें देखें तो क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, और तो दिखाई क्या पड़ेगा, दिखाई तो कुछ पड़ेगा कि कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, तो क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे और स्पिंडल अपरेटस दिखाई पड़ेगा। पहुंचेंगे मेटाफेज में, लिखा है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, पूरी तरीके से गायब हो जाए क्या, यही बताती है कि क्या शुरू हो गया, और उसका नाम मेटाफेज। इसका मतलब जो क्रोमोसोम बने होंगे वो कहां फैल जाएंगे, साइटोप्लाज्म। इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, कंप्लीट। तो अलग अलग शब्द हैं, एक है इनिशिएट, एक है कंप्लीट। इनिशिएट और कंप्लीट बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं किसमें, माइक्रोस्कोप में। इन दिस स्टेज क्या हम देख सकते हैं, मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली क्या स्टेज। मार्फोलॉजी ही नहीं, क्वेश्चन सुने, क्रोमोसोम से जुड़ी सारी स्टडी हम मेटाफेज में करते हैं, बस एक चीज को छोड़ के, क्रोमोसोम का शेप। कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि क्रोमोसोम के नंबर देखना है, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी देखना है, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर देखना है, कुछ भी देखना हो, सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, बस एक चीज नहीं देखना है, क्या, शेप ऑफ क्रोमोसोम। वो कहां देखोगे, वो एनाफेज में देखोगे। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम बने होंगे किसके, दो सिस्टर क्रोमेटिड जो आपस में अटैच होंगे, किससे, सेंट्रोमियर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहां पाया जाएगा, सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, नाम क्या होगा, काइनेटोकोर। यही वो स्ट्रक्चर है जहां अटैचमेंट होता है किसका, स्पिंडल फाइबर। संयोग से हुआ क्या था, जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते तभी डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो ब्रैकेट में देखो लिखा है फॉर्म बाय स्पिंडल फाइबर। क्वेश्चन पूछेगा स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम 8, तो ऑप्शन देंगे काइनेटोकोर, ना मिले तब तो सेंट्रोमियर लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे, सेंट्रोमियर। मेटाफेज में एक और काम होगा, जब स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे तो क्रोमोसोम मूव करेंगे इनटू द पोजीशन, और कहां जाएंगे, सेंटर ऑफ सेल। ये अच्छा सवाल है, मेटाफेज में क्रोमोसोम मूव करके कहां जाते हैं, सेंटर पर, जबकि एनाफेज में, आराम से सुने, सेल डिवीजन की कौन कौन सी फेज में क्रोमोसोम मूव करते हैं, मेटाफेज में और एनाफेज में। मेटाफेज में मूव करके कहां जाते हैं, और एनाफेज में पोल की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं। मेटाफेज की पहचान है क्या, सारे के सारे क्रोमोसोम लाई हो जाएंगे कहां, इक्वेटर, विद एक क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम बाई काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। इसको इधर देख लो, मान लेते हैं कि ये हो गया सेंट्रोमियर, और एक क्रोमेटिड ये हो गई, दूसरी क्रोमेटिड ये हो गई, ये हो गया काइनेटोकोर, ये हो गया काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। तो देखो सिस्टम देखो ये पूरा क्रोमोसोम इस पोल से भी जुड़ा है, और यही क्रोमोसोम इस पोल से भी जुड़ा है। तो फिर अंतर क्या है, तो ये क्रोमेटिड इस पोल से और ये क्रोमेटिड इस पोल से। अभी मियोसिस पढ़ने लगे, कहानी बदल जाएगी। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में कहानी ये होगी कि ये पूरा क्रोमोसोम इस पोल से जुड़ेगा और ये पूरा क्रोमोसोम इस पोल से। फिर से सुनेंगे, माइटोसिस और मियोसिस में ये बड़ा अंतर है। माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़ता है, और मियोसिस में एक क्रोमोसोम एक पोल से, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से। by its sister chromatid connected with kinetic core to the spindle fiber from the opposite। तो यहाँ अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। एक सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल से, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल से जुड़ी है। ये कौन सी फेज है, ये मेटाफेज है माइटोसिस की, ये मेटाफेज है
माइटोसिस की, और किसकी हो सकती है? मियोसिस सेकेंड की हो सकती है। किसकी हो सकती है? मियोसिस सेकेंड की। एक फेज है किसकी? माइटोसिस की, और ये किसकी हो सकती है? मियोसिस सेकेंड की। 2 मिनट रुको। तो माइटोसिस के मेटाफेज और मियोसिस के मेटाफेज में थोड़ा सा अंतर है, ये पॉइंट टिक कर लो। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। के फीचर क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं किससे? काइनेटोकोर। और क्रोमोसोम मूव करते हैं कहां? इक्वेटर। और एलाइन हो जाते हैं कहां? मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर। एनाफेज, ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जब एनाफेज आती है तो ईच क्रोमोसोम जो अरेंज था कहां? मेटाफेज पर। इधर देख लो जरा बेटा, ये मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम है, उसकी 2 क्रोमेटिड हैं, और ये उसका सेंट्रोमियर है। ये फाइबर इस पोल से और ये फाइबर इस पोल से। तो होगा क्या? ये फाइबर इधर की तरफ खींचेगा, ये फाइबर इधर की तरफ खींचेगा, तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाएगा। और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा तो ये क्रोमेटिड इधर जाएगी और ये क्रोमेटिड इधर जाएगी। तो ये जो शब्द लिखा है स्प्लिट साइमल्टेनियसली, यही पहचान है किसकी? एनाफेज की। तो क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाएंगे और दोनों डाटर क्रोमेटिड का नाम बदल जाएगा। अब इनको क्या कहोगे? डाटर क्रोमोसोम। जो फ्यूचर की डाटर न्यूक्लियाई की होंगे, ये धीरे धीरे क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। और कहां जाएंगे? कहोगे पोल पर। ईच क्रोमोसोम मूव, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम इक्वेटर प्लेट। इक्वेटर प्लेट से क्या करेगा? अवे मूव करेगा। और कहां जाएगा? पोल। तो इस दौरान होगा क्या? जो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम होगा वो किधर की तरफ होगा? पोल। इधर देखो ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से मूव करेंगे। मतलब सेंट्रोमियर आगे आगे होंगे और आर्म पीछे पीछे होंगे। तो सेंट्रोमियर की दिशा किधर होगी? पोल की तरफ। तो इसी नाते जो लीडिंग एज है आगे आगे होगा, जबकि जो आर्म है वो क्या होंगे? ट्रेलिंग होंगे। तो पहचान बता दो बस हमको एनाफेज की। एनाफेज की पहली पहचान ये है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। दूसरी पहचान है कि क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तीसरी पहचान है क्रोमेटिड मूव करेंगे एज ए डाटर क्रोमोसोम। किधर की तरफ? पोल की तरफ। तो सेंट्रोमियर आगे आगे होगा और आर्म पीछे पीछे होगा। तो जब सेंट्रोमियर आगे चलेगा, आर्म पीछे चलेगा, तो शेप नहीं दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ये कौन सा शेप है? ये वी शेप है। और अगर ये ऐसे कर दो, थोड़ा छोटा कर दो, तो ऐसे बनेगा ना, तो ये एल शेप हो जाएगा, फिर जे शेप हो जाएगा, फिर आई शेप हो जाएगा। तो शेप देखें कब कब मिलेगा? तो आंसर देंगे क्या? एनाफेज में। एनाफेज की पहचान, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। ध्यान से सुनो सी, इतना क्वेश्चन आए बस इतना। सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये किसकी पहचान है? अरे एनाफेज नहीं पूछेगा, माइटोसिस मियोसिस पूछ लेगा। तो माइटोसिस के एनाफेज और मियोसिस सेकेंड के एनाफेज। ध्यान से सुनेंगे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है माइटोसिस के एनाफेज और सेकेंड के एनाफेज। क्रोमेटिड क्या कर जाएंगे? सेपरेट कर जाएंगे। और क्रोमेटिड मूव करेंगे कहां? अपोजिट पोल। टीलोफेज, जैसे ही बिगिनिंग होगी किसकी? फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसका नाम क्या है? टीलोफेज। क्रोमोसोम कहां पहुंच चुके होंगे? पोल पर। और फिर क्या कर जाएंगे? डीकंडेंस।
और लॉस कर देंगे क्या, इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम बहुत देर हमको देखने को नहीं मिलेगा और जल्दी ही हमको क्या मिल जाएगा, प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बने थे, अब क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन जाएंगे और ये कलेक्ट हो जाएगा कहाँ, पोल पर। इस दौरान देखो क्या होगा, जो क्रोमोसोम कलेक्ट होंगे कहाँ, पोल पर, वो अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। धीरे धीरे क्या बनेगा, न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड द क्रोमोसोम। तो हम कहेंगे क्या बनने लगे, डॉटर न्यूक्लियाई, साथ में और क्या रीअपीयर होगा, न्यूक्लियोलस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और यार ये रीफार्म लिखा है बेटा, यहाँ दोबारा बने हैं तो गायब कहाँ हुए थे, तो प्रोफेज में गायब हुए थे और टीलोफेज में रीफार्म हो गए या रीअपीयर हो गए। माइटोसिस accomplished not only the क्या, segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, लेकिन सेल itself divide into क्या, टू daughter cell। किसके द्वारा, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इस कहते क्या हो। और यही एट द एंड ऑफ विच हमको क्या मिलेगा, डिवीजन कंप्लीट। तो डिवीजन तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक क्या नहीं हो जाएगा, साइटोकाइन। किसी एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, तो कहोगे अपीयरेंस ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फरो ऐसे बन जाएगी इस टाइप की, ये फरो बन गई, ये इधर की तरफ जाएगी, ये इधर की तरफ जाएगी, फिर मिल जाएंगे और फिर दो सेल हो जाएंगे। फरो धीरे धीरे फ्री होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या कर जाएगी, ज्वाइन कर जाएगी सेंटर पर और डिवाइड कर देगी साइटोप्लाज्म को, किसमें, दो में। लेकिन प्लांट सेल में कहानी बदल गई। प्लांट सेल में यहाँ क्या है, इनएक्सटेंसिबल सेल वाल है, तो फरो तो बन नहीं सकता है। तो फिर यहाँ साइटोकाइनेसिस के लिए कोई ना कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और नया तरीका क्या है, इन प्लांट सेल वाल का फॉर्मेशन कहां से शुरू होगा, सेंटर। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो यहां बनेगा और ये धीरे धीरे बाहर की तरफ जाकर के इससे मिल जाएगा, तब दो सेल होंगी। ग्रोज आउटवर्ड और मीट द लेटरल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, नाम नहीं भूलोगे क्या, सेल प्लेट, जो रिप्रेजेंट किसको करता है, मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जो ऑर्गेनेल होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड, ये भी बट दिए जाएंगे किसके बीच, डॉटर सेल के बीच। ये अच्छी लाइन लिखी, आखिरी की जो 3 लाइन ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है इन सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ सम लिखा है, आल नहीं लिखा है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या लिखा है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनेगी। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को कहते क्या है, सिंसाइसियम। जैसे जैसे लिक्विड इंडोस्पर्म, दो शब्द होते हैं, एक होता है सिंसाइसियम, एक होता है सिनोसिटिक। दोनों में अंतर समझ लो जरा। इधर देखो, मान लेते हैं ये एक सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस है। ऐसे सेल डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना ले, लेकिन साइटोप्लाज्म ना बनाए, डिवाइड करे, तो ये क्या है, सिंसाइसियम। देखो स्थिति क्या है, यहाँ देखिए बहुत सारी सेल लगी हैं, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5, एक सबके अलग अलग न्यूक्लियस। फिर बीच का सेप्टा डिजॉल्व हो जाए, तो देखो सेप्टा डिजॉल्व होगा तो हाल क्या होगा, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस बन गए। अभी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है कि नहीं है, ये भी है। तो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड और इसमें अंतर क्या है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हुई है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, तभी इसको क्या बोलते हैं, सिंसाइसियम। ये अलग कहानी है, ये राइजोपस में होती है। राइजोपस में हमको ये देखने को मिलता है, इसको सिनोसिटिक कहते हैं। तो सिनोसिटिक हाइकोमास्टिस में मिलती है, याद है। तो सिनोसिटिक शब्द अलग है और सिंसाइसियम शब्द अलग है।
सिनोसिटिक में कुछ नहीं हुआ है, सेल बढ़िया बढ़िया थी, केवल सेप्टा डिजॉल्व हो गया, सारे साइटोप्लाज्म मिल गए तो मल्टीन्यूक्लिएटेड हो गया, उसे क्या कहेंगे? सिनोसिटिक। लेकिन कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या ना हो तो फिर क्या होगा? सिंसाइशियल। स्केलेटल मसल कैसी होती है? स्केलेटल मसल में लिखा है सिंसाइशियल साइटोप्लाज्म, देख लीजिएगा घर जा करके। तो स्केलेटल मसल भी कैसी होती है? सिंसाइशियल होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस या इसको कहते क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। ये अक्सर किसमें देखने को मिलती है? अपवाद अलग मसला है, अपवाद अलग मसला है। कह रहा है कि लोअर प्लांट को देख लो और कुछ इंसेक्ट को देख लो, उसमें हमको क्या मिलेगी? हेप्लॉइड सेल मिलेगी जो क्या करेगी? तो हेप्लॉइड में माइटोसिस होना बहुत कॉमन नहीं है, डिप्लॉइड में होना कॉमन है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, समझना क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ। यू आर अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर आर यू स्टडीज अबाउट हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो हेप्लॉइड इंसेक्ट कौन सा बेटा? हेप्लॉइड इंसेक्ट है मेल हनी बी और डिप्लॉइड इंसेक्ट फीमेल हनी बी। माइटोसिस हमेशा रिजल्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ क्या? डिप्लॉइड डॉटर सेल, जिसमें पाया जाता है आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा किसके नाते होती है? तो अगर सिग्निफिकेंस पूछेगा तो ये पहला सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस का पहला फायदा क्या है? ग्रोथ। सेल ग्रोथ जब होती है तो डिस्टर्ब हो जाता है क्या? रेशियो बिटवीन क्या? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो बिकाज लिखा है और जहां बिकाज लिखा वहां इंसर्शन रीजन मिलेगी। सेल क्यों डिवाइड करती है? डिवीजन की क्या जरूरत है? तो जैसे जैसे सेल ग्रो करती है, जैसे जैसे सेल ग्रो करती है वैसे वैसे क्या डिस्टर्ब हो जाता है? रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसको न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कहते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए एसेंशियल फॉर द सेल, कि सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किसको? रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये एसर्शन रीजन में आने वाला है। सेल क्यों डिवाइड करती है? तो वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस। दूसरा फायदा क्या है? सेल का रिपेयर। सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ क्या? गट और क्या? ब्लड सेल। ये कॉन्स्टेंटली क्या होती हैं? रिप्लेस होती हैं। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड क्या? लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट लाइफ। एक क्वेश्चन अलग से देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है और आपसे कहा जाए कि इसको डिवाइड करके 512 सेल बनानी है, बताओ कितने डिवीजन करने पड़ेंगे? इसके दो आंसर होंगे। आंसर के नाम पर या तो 9 मिलेगा और आंसर के नाम पर 511 भी मिलेगा, और दोनों आंसर सही हैं। कभी वो सही हो जाएगा और कभी ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन केवल ध्यान से पढ़िएगा। ये जो एक सेल है, अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो फिर आंसर क्या होगा? अगर ये मेरिस्टेमेटिक सेल है तो आंसर 511 दीजिएगा। अगर लिखा है कि
डाटर सेल डिवाइड, मतलब ये है कि एक का डिवीजन करके दो, दो का चार, चार से 8 से 16 से 32 से 64 से 128 256 और 512। बताओ कितने डिवीजन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी आंसर सही है। कब? जब डाटा सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डाटा सेल डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसे निकालोगे? तो ऐसे निकालो, या 2 की पावर n करके भी आंसर निकाल लो। ध्यान से सुनो, 2 की पावर क्या लिखो कि आंसर इतना आ जाए? तो 2 की पावर 9 लिखो, आंसर इतना आ जाएगा। तो पावर के चक्कर में ना रहिएगा, गणित आपकी कमजोर है, सीधे निकालिएगा, है ना। हाँ, सीधे कैसे निकालेंगे? जैसे निकाला जाता है 1 से 2 से 4 से 8 16 32 64 ऐसे निकाल लीजिएगा। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर लिखा होगा कि डाटर सेल क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं, तो बताओ कितने माइटोसिस के बाद इतनी सेल बनेंगे? तो जो भी होंगी वो आप बना के देख लीजिएगा। मान लेते एक बार और डिवीजन कर दिए तो 512 का डबल कर देंगे, कितनी हो जाएंगे? 1024 हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर आपको देगा, क्वेश्चन पूछेगा कितने माइटोसिस करोगे, तो तुरंत ऐसे चेन बनाइएगा। बस क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखेंगे क्या, अगर क्या लिखा है तो जितनी सेल बनानी होंगी उससे एक कम आंसर दीजिएगा, और अगर मेरिस्टेमेटिक नहीं लिखा होगा तो फिर ऐसे निकाल लीजिएगा। अब इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे देख ले, हो जाएगा। रुके रहो थोड़ी देर, किसी तरीके से हो ही जाएगा। मियोसिस, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें खास बात है क्या? फ्यूजन ऑफ गैमीट, और दोनों गैमीट में क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमीट बनते हैं एक स्पेशल डिप्लॉइड सेल, और वो भी स्पेशल डिवीजन से, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? रिड्यूस होती है, वो भी कितनी? आधी हो जाती है। इसी नाते इसका नाम क्या है? मियोसिस, या इसी को रिडक्शन डिवीजन। ये लाइन टिक कर लो, ये काम की बात है। आप इमेजिन करो अगर मियोसिस ना होती तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता? तो देखो 2n की सेल होती तो गैमीट दोनों किसके बनते? 2n के बनते तो फर्टिलाइजेशन। फिर गैमीट किसके बनते? 4n के बनते तो फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक कुल शरीर में केवल n ही n होते हैं, और क्या होता? देखो 2 जनरेशन में तो इतना बढ़ गए हैं। तो अगर कहीं मियोसिस ना होती तो क्या होता? तो फर्टिलाइजेशन फिर ना होता, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होता, सब लोग बडिंग कर रहे होते हैं ना, उसी से रिप्रोडक्शन होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही तो करना पड़ता। तो अगर फर्टिलाइजेशन करना चाहते हो तो हमको गैमीट ऐसे बनाने के कि 2n से हमको क्या बनाना पड़ेगा? n। तो कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए जो क्रोमोसोम की संख्या आधा करे। आधा नहीं करोगे तो यहां फिर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो किसी स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? मियोसिस करना जरूरी है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस सुनिश्चित करता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। किसमें? इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? फर्टिलाइजेशन फिर से क्या ले आता है? तो हम लोगों को हैप्लॉइड फेज में कौन ले जाएगा? मियोसिस। और वापस डिप्लॉइड में कौन लाएगा? कौन लाएगा? फर्टिलाइजेशन। वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन द प्लांट एंड एनिमल। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट के फीचर। ये जो की फीचर लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट ईयर ये चारों आए हैं। एज सच कामा फुल स्टॉप सहित कॉपी किया था, कुछ भी नहीं बदला था। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, किसकी? न्यूक्लियर और सेल डिवीजन। बताओ कितनी बार न्यूक्लियस डिवाइड करोगे? 2 बार। कितनी बार साइटोप्लाज्म डिवाइड करोगे? 2 बार। लेकिन हाँ, जब 2 बार करोगे तो पहली बार को और दूसरी बार को, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही बार क्या करोगे? तो मियोसिस में 2 बार क्या करेंगे? 2 बार कैरियोकाइनेसिस, 2 बार साइटोकाइनेसिस, लेकिन एक बार। मियोसिस फर्स्ट कब शुरू होगा? तो कहोगे जब पेरेंटल क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? रेप्लिकेट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे? आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, वो भी कब? एस फेज। तीसरा, मियोसिस में होता क्या है? इन 2 पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये मियोसिस की जान है। क्या? मियोसिस इन्वॉल्व क्या? कुछ भी नहीं भूलेंगे इसमें से। क्या लिखा है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और मियोसिस इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, किसके बीच? ऑफ द, सब कामा फुल स्टॉप सहित पूछा गया है, जान लीजिए। मियोसिस की 2 पहचान, पेयरिंग किसकी और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच, और कितनी हैप्लॉइड सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट में वही 4 फेज, मियोसिस सेकेंड में भी वही 4 फेज। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में होगी पहले क्या? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज क्या? लॉन्गर एंड क्या? मोर कॉम्प्लेक्स, किसकी तुलना में? प्रोफेज ऑफ माइटो। इसी नाते इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया, किसमें? 5 फेज पर। अभी तक कभी पूछा पता नहीं क्यों नहीं गया, लेकिन आना चाहिए, ये आना चाहिए। बेस्ड ऑन, इनको 5 फेज में बांटा गया है, किस आधार पर? तो कहोगे किस आधार पर? तो क्रोमोसोमल बिहेवियर, और बिहेवियर में कौन सा है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ये 5 फेज किस आधार पर दिए हो? क्रोमोसोम का बिहेवियर, और बिहेवियर का मतलब व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या? बातचीत ठीक नहीं है। क्या मतलब है? व्यवहार का मतलब है क्रोमोसोम में जो चेंज आ रहा होगा उस चेंज के हिसाब से। तो देखो पहली फेज कौन सी है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज के दौरान क्रोमोसोम धीरे धीरे क्या होंगे? विजिबल अंडर द, ये नहीं भूलिएगा एग्जामिनर एक बार बदल चुका है इसको, लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन कर दिया है, अभी इलेक्ट्रॉन भी आएगा। यहाँ क्या लिखा है? लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे जैसे समय बीतेगा क्या होगा? कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। बस लेप्टोटीन में एक लाइन लिखी है, इस दौरान धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखाई पड़ने लगेंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। समय बदलेगा, इसके बाद आएगी क्या? जाइगोटीन। पहचान, इस दौरान क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, और प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन का नाम। स्पेलिंग पर भी ध्यान रखेंगे, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। SYNAPSIS लिखा है ना, SES कर देगा कहानी बदल जाएगी। कहां चले जाओगे? नर्वस सिस्टम में चले जाओगे। ठीक है, तो स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। मतलब ये मिसप्रिंटिंग नहीं है, ये स्पेलिंग फॉल्ट होगी। SES लिखा तो गलत हो जाएगा। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे उनको कहोगे क्या? इसको पलट देते हैं। वास्तव में होमोलॉगस क्रोमोसोम की ही पेयरिंग होती है। लिखा जरूर है कि पेयर्ड क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस कहते हैं, ऐसा नहीं है। जिनकी पेयरिंग होती है वो पहले से होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम की ही क्या होती है? पेयरिंग होती है। फिर किसमें देखोगे? फिर किसमें देखोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोग्राफ। तो हमको देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम साइनेप्सिस में है उनको बांध के रखा गया है, किसके द्वारा? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नाम क्या है? नाम क्या है?
साइनेप्टोनीमल क्रोमोसोम। हुआ क्या है, होमोलागस क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम हैं, इसमें एक क्रोमोसोम मदर का है और एक क्रोमोसोम फादर का है। मदर और फादर में बनती नहीं है, इसी नाते इनके क्रोमोसोम जब इकट्ठा हुए तो रहना नहीं चाह रहे थे, बांध दिया गया किससे, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से बांध दिए गए हैं। जाइगोटीन की दो पहचान, पहली पेयरिंग ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम। ऐसा कोई पेपर नहीं बना है जिसमें प्रोफेज 1 से सवाल ना है, जान लीजिए। छपेगा नहीं तब तक जिसका सवाल नहीं छाप देंगे। एक क्वेश्चन हर साल आता है इस पैराग्राफ से। पहली पहचान बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलागस, और दूसरी पहचान जो कॉम्प्लेक्स बना है एक पेयर ऑफ साइनेप्ड होमोलागस क्रोमोसोम, इसको कहते क्या हो। आपको लग रहा है ये बाईवैलेंट बोल्ड लिखा है, टेट्राड बोल्ड वहीं लिखा है, क्योंकि यहां टेट्राड बने नहीं है, क्योंकि अगली ही लाइन में लिखा हाउ एवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट। तो याद रखिएगा ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो हैं बाईवैलेंट डायाड हैं। ये क्या है, बाईवैलेंट डायाड। लिखा जरूर है टेट्राड, लेकिन ये टेट्राड है नहीं, अगली लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। पहली दो स्टेज आप प्रोफेज थोड़ा सा क्या थी, छोटी थी अगली स्टेज से। इसका मतलब इन पांचों में सबसे बड़ी फेज कौन सी, पैकेटीन। देखो लिखा क्या है, अगली स्टेज कौन सी है बेटा, पैकेटीन। इस दौरान क्या हो जाएंगे, 4 क्रोमेटिड। जरा देखो इधर बेटा, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होंगे तो दूसरे क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमेटिड होंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, बाईवैलेंट। पहले डायड था, अभी टेट्राड हो गया है। इसका नाम टेट्राड क्यों है भैया, 1 2 3 4, इसमें 2 कौन सी है, एक क्रोमोसोम की 2 कौन सी है, एक क्रोमो। ये दोनों क्रोमेटिड आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगी, नॉन सिस्टर। इस दौरान कितनी क्रोमेटिड, 4। इन ईच बाईवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट, साफ साफ नजर आने लगेगी और बिल्कुल क्लियर नजर आएगा क्या, टेट्राड। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये दूसरी घटना हो गई। तो दूसरी घटना बेटा कौन सी हुई, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यही वो जगह है जहां क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर। किसके बीच, नॉन सिस्टर, कौन से, होमोलागस। क्रॉसिंग ओवर है क्या, ये एक्सचेंज है क्या, जेनेटिक मटेरियल। किसके बीच, होमोलागस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर ये क्या है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, और एंजाइम का नाम क्या है, तो रिकॉम्बिनेट। क्रॉसिंग ओवर जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। किसका, जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलागस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। आखिरी में दोनों क्रोमोसोम जुड़े रह जाएंगे किस जगह पर, जहां क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। यहां से यहां तक जितना लिखा सब का सब पूछा जा चुका है, कुछ नहीं बचा जो ना पूछा गया हो, सारी लाइनें। अगली फेज डिप्लोटीन, इसकी पहचान है, वो रस्सियां अब खोल दी जाएंगी। कौन सी, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जैसे रस्सियां खोलोगे वैसे दोनों क्रोमोसोम, टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलागस क्रोमोसोम बाइवैलेंट क्या करेंगे, सेपरेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सेपरेट कर नहीं पाएंगे। सब जगह सेपरेट कर जाएंगे, कहां जुड़े रहेंगे, तो बताओ। होमोलागस क्रोमोसोम अलग होने का प्रयास कब करेंगे, डिप्लोटीन में, लेकिन अलग नहीं होंगे। तो होंगे कब अलग, कहने अलग कर दिए, वाह भाई वाह। भैया एनाफेज में अलग होंगे,
फिर से सुनते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम इकट्ठा कब आते हैं? इकट्ठा कब आते हैं? प्रोफेज के जाइगोटीन में। फिर अलग होने का प्रयास कब करते हैं? अभी पढ़ रहे हो सामने क्या? डिप्लोटीन में। फिर अलग कब होते हैं? तो कहोगे एनाफेज 1 में। तो वहां नहीं अलग हो पाए तो क्या बन गया? एक्स शेप स्ट्रक्चर, नाम क्या? कियाजमेटा। ये अलग से स्पेशल लाइन है, oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। ये जो सम वर्टिब्रेट है ये कौन है बेटा? ये हम ही लोग हैं, ये हम ही लोग हैं, oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट। ये एम्फीबिया भी हैं। डिप्लोटीन बनी रह सकती है कितने दिनों तक या कितने दिनों तक? महीनों तक या सालों? कम से कम 15 साल। कम से कम कितने साल? 15। क्योंकि फीमेल में जब oogenesis शुरू होती है तो जो प्राइमरी oocyte होती है उसका रिडक्शन डिवीजन शुरू होता है, लेकिन प्रोफेज 1 के इसी फेज में, कौन सी फेज? डिप्लोटीन में रुक जाता है। कब? जन्म के पहले। और फिर पूरा कब होता है? तो कम से कम प्यूबर्टी पर। तो 15 साल तो हो गए, लेकिन मान लेते हैं कोई मीनोपास से पहले पूरा हो रहा है तो 50 साल लग जाएंगे इसको इसी स्टेज में। तो ये कितने साल रह सकती है? तो सालों में कितने साल अगर ह्यूमन में है तो 15 साल से लेकर के 45-50 साल तक। कौन सी फेज? कौन सी फेज? डिप्लोटीन। फाइनल स्टेज कौन सी है? डायाकाइनेसिस। पहचान क्या है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? फुल्ली कंडेंस। माइटोटिक स्पिंडल भी अब क्या करने लगेंगे? असेंबल करने लगेंगे। ये तैयार कर रहे हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो? अलग हो। अलग होने की तैयारी है, अलग कर नहीं पाए हैं। एंड ऑफ डायकाइनेसिस, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप भी आल्सो ब्रोकन डाउन। डायकाइनेसिस ही कहता है कि अब क्या आ गया है? मेटाफेज। बस एक लाइन याद रखना, मेटाफेज 1 और मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में अंतर, भाई इतना याद रखना। तो अंतर देखो क्या है। अगर एक क्रोमोसोम ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया गया, इधर देखो, यही इस पोल से जोड़ दो, यही इस पोल से जोड़ दो, ये माइटोसिस है। इधर देखो, एक क्रोमोसोम ये है और ये क्रोमोसोम, ये पेयर है, इसको यहां से लगा दो, इसको यहां से लगा दो, यही क्या है? मेटाफेज 1 है। यहां क्रोमोसोम का पेयर है, यहां क्रोमोसोम है। बाईवैलेंट क्रोमोसोम का मतलब पेयर। एलाइन हुआ कहां? इक्वेटोरियल प्लेट। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब एक यहां से जुड़ा होगा और एक यहां से। होमोलॉगस क्रोमोसोम अब क्या हो गए? क्या हो गए? सेपरेट। कौन सी फेज? सब सवाल ही सवाल है। जबकि सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी क्या है? एसोसिएट। तो ध्यान से सुनो, सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी हैं लेकिन क्रोमोसोम अलग हो गए हैं। ये कहां की बात है? एनाफेज 1 की बात है। टेलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से क्या होंगे? रीअपियर। साइटोकाइनेसिस होगी तो दो सेल मिलेंगे, क्या कहोगे? डाइड ऑफ सेल। आल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे? डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे। पूरी तरीके से कहां नहीं पहुंच पाएंगे? एक्सटेंडेड स्टेज। क्यों? क्योंकि दो मियोटिक डिवीजन के बीच की फेज का नाम क्या है? इंटरफेज। यहां लिखा क्या है? ध्यान से सुने, यहां इंसर्शन रीजन बन सकता है, अभी बनाया नहीं है। क्या? टीलोफेज 1 के बाद क्रोमोसोम फुल्ली एक्सटेंडेड फेज में नहीं पहुंच पाते हैं। ये इंसर्शन है रीजन। रीजन यही है। इंटरकाइनेसिस क्या है? बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि क्रोमोसोम क्रोमैटिड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तब तक फिर से क्या शुरू हो जाएगा? तो क्रोमैटिड से फिर से क्रोमोसोम बनना होगा, तो पूरी तरीके से फैलने का मौका मिला ही नहीं। ये लाइन टिक करो। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग क्या?
इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के पीछे पीछे क्या आता है? प्रोफेज सेकेंड आता है। प्रोफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड क्या है? इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर क्या? साइटोकाइनेसिस, बिफोर द क्रोमोसोम क्या हो गए? फुली इलांगेटेड। इन कंट्रास्ट टू द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड बिल्कुल सेम है किसके? किसके? माइटोसिस के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से क्या कर जाएगा? डिसअपीयर कर जाएगा। एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएंगे? कंपैक्ट। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा? तो मेटाफेज सेकेंड में वही होगा जो माइटोसिस में हुआ था। क्या? क्रोमोसोम अलाइन करेंगे कहां? इक्वेटर। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू द ऑफ क्या? सिस्टर। और काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम लिखा होता तो मेटाफेज 1 होता। एनाफेज, इट बिगिन विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ क्या? ऑफ क्रोमोसोम। जिन्होंने किसको बांध रखा था? सिस्टर क्रोमेटिड। तो फिर क्या होगा? मूव करेंगे सिस्टर क्रोमेटिड टुवर्ड द अपोजिट पोल। शार्टनिंग ऑफ क्या होगा? माइक्रोट्यूब्यूल। तो सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन बेटा कब होगा? एनाफेज सेकेंड में। और होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होगा? एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होंगे। और एनाफेज सेकेंड में क्या होगा? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। टीलोफेज, मियोसिस एंड खत्म हो जाएगी टीलोफेज सेकेंड के साथ, जिसमें 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम फिर से कहां होंगे? न्यूक्लियर एनवेलप से घिर जाएंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद फाइनली क्या मिलेगा? टेट्राड ऑफ सेल। और टेट्राड का मतलब 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल। महत्व अभी मैं इसी पीछे बता के आया हूं कि अगर ये ना होता तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता? क्योंकि इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए हेप्लॉइड जरूरी है। मियोसिस वह मैकेनिज्म है जो कंजर्व करती है क्या? स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। क्योंकि अचीव्ड किसमें होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो अलग बात है कि आप विरोधी बातें कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो, ये पैराडॉक्सिकली का मतलब एक दूसरे की विरोधी। एक तरफ कह रहे हो कि ये क्रोमोसोम संख्या आधी करती है और दूसरी कह रहे हो कि क्रोमोसोम संख्या कंजर्व करती है, तो झूठ बोल रहे हो। या तो एक बात सही है तो दूसरी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। ये क्रोमोसोम संख्या आधी करके ही क्या करती है? कंजर्व करती है। रिजल्ट क्या होगा? रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। ये लेकिन एक और फायदा देती है, क्या? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्यों? इससे आएंगी वेरिएशन, और वेरिएशन जरूरी है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। चलो चैप्टर कंप्लीट ही हो गया, ठीक है। कल सुनो, कल 11 बजे से टेस्ट होगा। कल 11 बजे से टेस्ट होगा, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 बजे तक, ठीक है। तो कल 11 बजे मिलेंगे।